हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं डिटेल सॉल्यूशन बोर्ड एग्जाम 2024 का साइंस का पार्ट 1 का पेपर का गाइस, जो कल ही पेपर हुआ है। तो आज आपको आपके मार्क्स पता चलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा आपके रिजल्ट्स का। आज ही आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पेपर लीजिए, जो पेपर हुआ है यही वाला पेपर 640N करके, ये पेपर को लीजिए और चेकआउट करिए कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। अगर राइट है तो आपको मार्क्स मिलने वाला है, अगर रॉन्ग है तो मार्क्स वहां पे जाने वाला है। ठीक है। और एक चीज है कि जब ये लेक्चर खत्म हो जाए, ये सेशन खत्म हो जाए, तो कमेंट में ये डालना नहीं भूलना है कि आपको कितना मार्क्स आया है बेटा। उससे हमको थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है और उतना मेहनत करने का बेनिफिट्स होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और हो सके तो एक लाइक जरूर ठोक देना अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो। पहली बात। दूसरी बात ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो न्यूली बच्चे अभी आए हैं, जो 10th स्टैंडर्ड में अभी है, इस साल वो है, तो उनको शायद ये लेक्चर थोड़ा सा हेवी जाएगा, बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर सिलेबस। पूरा सिलेबस भी डिपेंड करता है और अभी तक आपने 10 का पढ़ाई किया ही नहीं है, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाएगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। तो आप वेट करिएगा, आपको ये सब चैप्टर कवर किया जाएगा। पूरे साल आप पढ़ोगे तब आपको ये इजी जाएगा। पर जो इस साल पेपर दे चुके हैं उनके लिए पेपर काफी इजी रहेगा और उनको ये चीजें समझ में आ जाएंगे। चलो गाइस, आगे बढ़ते, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था बेटा। ठीक है। N640 ये तुम्हारा पेपर का था। और फर्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज व्हाट? एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। देखो, अगर किसी ने यहाँ पे कैलोरीज पे या फिर कैलोरी पर जी पे ऊपर अगर क्लिक किया होगा तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, तो इसका आंसर इज जूल है। मैं आपको और एक चीज बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पेपर डिफिकल्ट था। पेपर डिफिकल्ट नहीं था बेटा, पेपर मॉडरेट लेवल पे था, ऐसा मुझे लगता है। और एक चीज है, जो हीट वीट चैप्टर है इसको हम लोग और डिटेल में 11 साइंस में आप पढ़ेंगे। अगर आप गलती से साइंस में जाते तो वहां पे मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक चीज मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मैं 11 और 12 साइंस का फिजिक्स पढ़ाता हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है बेटा। तो ये जो हीट वाला चैप्टर है वहां पे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आपके 10th में बहुत कम दिया होता है, पर वहां पे एकदम डिटेल में उसको पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। वहां पे हम लोग देखेंगे। तो जब 11 साइंस में आप जाते हो तो वहां पे आपको एक्चुअली 3 पार्ट्स में तुम्हारा साइंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मैथ्स तो अलग होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इस तरह से हो जाता है। उसमें से फिजिक्स पार्ट मेरा है बेटा, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको हम लोग ढंग से वहां पे कर लेंगे। तो उस चीज वहां पे हमको, मैं आपको हीट का जूल क्यों है, क्यों आया है, अभी आपको 10th में यही पढ़ा, हाँ हीट का रट्टा मार के रखा, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। तो जूल का हीट क्यों है वो मैं आपको 11 के साइंस के लेक्चर में बताऊंगा। अगर मैं आपको फिजिक्स पढ़ा पाया तो जरूर बताऊंगा बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट का ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, वी कैन सी द सन इवन व्हेन इट इज अ लिटिल बिलो द हॉरिजन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसका आंसर क्या है बेटा? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन इज बी। पहले का जूल था, दूसरे का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था, बी ऑप्शन है। ठीक है, टिक करिए फटाफट। आपके भी पेपर पे टिक करते जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि राइट है कि रॉन्ग है। आगे बढ़ते चलो। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है। जब आगे देखो, तो मैंने आपको हीट बताया। हीट जो है, एक मिनट, ये हीट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTGR। ये जो हीट है, हीट थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड KTGR। अब ये क्या बोल रहा हूँ, शायद तो आपके दिमाग से निकल जाएगा, ऊपर से जाएगा, सॉरी निकल नहीं आएगा। थर्मोडायनेमिक्स, KTGR आपको 11 12 साइंस में आने वाले, तो वहां पे आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी है। ठीक है, उसमें हम लोग मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि ये सब एक छोटा सा पार्ट है, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे और आपको मैं वहां पे बताऊंगा कि भाई जूल क्यों है, वाई जूल। तो भाई बहुत डिटेल में स्टोरी है, बड़ा मजा आएगा, सब पढ़ेंगे। वैसे आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी फिजिक्स में आ जाता है, वो जैसे वो कैसे फिजिक्स में है, ये भी फिजिक्स में आ जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इवन व्हेन इट इज लिटिल बिलो द ओरिजिन ऑफ फेज। उसके बाद ये पार्ट आ जाता है तुम्हारे केमिस्ट्री में। तो मैंने क्या बोला था बेटा, साइंस आगे जाके आप गलती से साइंस में जाते हो 11 12 साइंस में, तो साइंस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा तुम्हारा फिजिक्स, एक हो जाएगा तुम्हारा केमिस्ट्री, उसको केमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री बोलते हैं, और तीसरा हो जाता है बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो ये मेरा फेवरेट है। तो इसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कैसे करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। और बहुत सारे बच्चों की हालत इधर खराब हो जाती है। बट ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है वो केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गो बता नेक्स्ट। आपने यहाँ पे टिक कर लिया होगा शायद। ओके,
अभी यहाँ पे दे अ सिंपल माइक्रोस्कोप डैश डैश लेंस इज यूज कॉन्वेक्स लेंस। अगेन इट इज कमिंग इन फिजिक्स। कॉन्वेक्स लेंस में आ जाता है बेटा, बहुत अंदर जाके डिटेल में हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है ना। मैं देखो आज ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला, आज मैं सिर्फ पेपर का सोल्यूशन दे रहा हूँ। जब पेपर का सोल्यूशन आप अब देते हैं उसमें ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डैश प्रोसेस अ लेयर ऑफ मोल्टन tin molten tin is डिपोजिटेड ऑन द मेटल्स। टिनिंग, टिनिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, टिनिंग प्रोसेस, TINNING प्रोसेस, थोड़ा थ्योरेटिकल है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, नहीं ये चार पांच क्वेश्चन, ये अगर ये आपके पांच आओगे तो आपको 5 मार्क्स मिल गया। नोट डाउन करिए 5 मार्क्स हो गया। अगर यहाँ पे एक भी जगह आपने गड़बड़ किया होगा तो आपके मार्क्स जाने की संभावना बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। Now see the answer the following. Write the name of the atom having the smallest size. Name of the atom having the smallest size. Actually इसका आंसर हेलियम है। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे मैसेज डाल के कि सर हाइड्रोजन है। नहीं बेटा हेलियम है। हेलियम इज द राइट आंसर ऑफ दिस। आप चाहे तो उसको गूगल कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा, वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर हेलियम है बेटा। मार्क द आंसर हेलियम, या फिर लिख लीजिए वहां पे। आगे बढ़ते हैं। राइट द मोलिकुल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर, इसके इसने 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, आपको आगे पता चलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगेन इट इज कमिंग इन केमिस्ट्री इन 11th-12th साइंस। आपको आगे मजा आएगा बेटा, वो देखेंगे। बट आई लव यू फिजिक्स, मुझे फिजिक्स ज्यादा पसंद है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बेटा। आगे बढ़ते हैं। राइट द यूज ऑफ कैलोमीटर। कैलोमीटर का यूज क्या होता है, टू मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगेन कैलोमीटर इज कमिंग इन। कैलोमीटर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आप 10th में बहुत छोटा सा पार्ट उसको पढ़ते हो, पर जब 11th-12th साइंस में आते हो तो उसको आप डिटेल में पढ़ते हो। कैलोमीटर इज कमिंग अगेन इन हीट वाले चैप्टर्स में आ जाता है, हीट वाले सेक्शन में आ जाता है। थर्मोडायनेमिक्स KTGR जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें सब पार्ट आ जाता है। तो उसका स्पेसिफिक टू मेजर स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, उसका यूज क्या है बेटा, टू मेजर स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। यू कैन से द डिफरेंस बिटवीन द हीट, डिफरेंस बिटवीन द हीट का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए भी इसका यूज होता है बेटा। तो बहुत सारे बच्चों ने थोड़ा वर्डिंग चेंज करके लिखा होगा तो भी आपका आंसर, तो इसका मार्क्स तो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो शायद देखो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, KTGR बता रहा हूँ, मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए बता पा रहा हूँ कि ऑलरेडी मैं 11th-12th साइंस में सब चीजें यहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि वो उसका यूज कहाँ पे होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। वो पता नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट, ये आपने लिखा है क्या। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द गिवन इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर। अभी केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट आ जाता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो तुम्हारे ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे 2 कार्बन बॉन्ड है बेटा, देखो यहाँ पे 2 कार्बन बॉन्ड है। जब 2 कार्बन बॉन्ड है और 1 2 3 4 5 6 है तो C2H6 इथेन। इसका जनरल फॉर्मूला भी है CnH2n -2। एक CnH2n होता है, CnH2n -2 होता है, CnH2n +2 होता है। पर ये आप अगले साल पढ़ोगे, अगले साल मतलब 11th-12th साइंस में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो व्हाट इज योर आंसर बेटा, इथेन C2H6 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मार्क द आंसर इथेन, ETHANE। आगे मैच द कॉलम, बहुत इजी क्वेश्चन था। रिफ्रैक्शन इंडेक्स, जिससे मैंने पेपर मंगाया था ना, उसने भी यहाँ पे टिक करके रखा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.33। मार्क द आंसर। अगर आपने ये मार्क किया तो आपको इसका मार्क्स मिलने वाला है 1.33। और डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर फिजिक्स में, उसको हम लोग अगले साल। देखो अभी आप जो पढ़ रहे हो ना, बहुत छोटा पार्ट पढ़ रहे हो, बहुत थोड़ा पार्ट पढ़ रहे हो, वहां पे उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बड़ा मजा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। See this question. When the gas form on heating limestone, limestone का मतलब क्या होता है पता है, कैल्शियम कार्बोनेट। The second name of the limestone is a calcium carbonate. The formula for the calcium carbonate is what, CaCO3 है। उसको हीट किया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, और वो बोल रहा है फ्रेशली prepared lime water, the lime water turn milky because lime water turn milky because of CO2 only, because of CO2 गैस ही लाइम वाटर को टर्न मिल्की कर देता है। ये आपको मतलब ये रिएक्शन लिखना था और उसका डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देना था उसमें। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन, और क्यों होता है टर्न वाटर मिल्की, बिकॉज ऑफ CO2 ओनली, बिकॉज ऑफ
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? डन, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेक अ सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यार ये आपके बुक्स में एज इट इज क्वेश्चन है, तो आप वहां से ले सकते हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, पर सोलेनॉइड अगर आप गलती से अगले साल साइंस में जाते हैं तो सोलेनॉइड एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, टोरॉइड एंड सोलेनॉइड, तो उसमें हम लोग डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे। पर फिलहाल तो आप एक टेक्स्ट बुक्स में से देख सकते हो, इजी एज इट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आगे, द ऑन एक्सपोर्ट टू एन एयर सेलवर articles turns blacklist after some time. This is because of the layer of silver sulfide Ag2S formed by the reaction of silver with hydrogen sulfide in air. As it is, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में as it is लाइन दिया है, उसको यहाँ पे मैंने चिपका दिया है और वही आपको वहां पे लिखना था बेटा, as it is। तो शायद कुछ बच्चों ने थोड़ा सा वर्डिंग में ऊपर नीचे किया होगा, चलेगा, बट ये कुछ वर्ड्स है, सिल्वर एसिड सल्फाइड फॉर्म रिएक्शन विद द हाइड्रोजन सल्फाइड, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। कौन सा था? सिल्वर सल्फाइड वाला और हाइड्रोजन सल्फाइड वाला, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, चलो। हाँ, इसको आप ब्राउज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यार ये पूछा है, स्टेट द डोब्रेन्स लॉ ऑफ ट्राइड गिवन एग्जांपल ऑफ इट। तो यार देखो ये जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको बुक्स में मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसको लिखा ही नहीं है, बट इसके कुछ एग्जांपल्स है। ये 3 एग्जांपल मैंने आपको सामने रखे हैं। ठीक है, एक है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये सेकंड वाला एग्जाम्पल, और थर्ड वाला था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसमें से अगर आपने एक भी एग्जाम्पल लिखा होगा तो आपको काम हो जाएगा बेटा। ठीक है, और देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, अच्छा वो जो प्रॉपर है डोब्रेन लॉ ऑफ ट्राइड, उसको आपको थ्योरी लिखना था, उसका थ्योरी आपके बुक्स में अवेलेबल है, आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, आइडेंटिफाई द फिगर एंड एक्सप्लेन इट्स यूजेस। तो यार यहाँ पे ये जो क्लियर कट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि वो एमीटर है। ये क्या दिया बेटा, यहाँ पे ऐसे लिखा है, देखो एमीटर है, एमीटर। तो भाई क्लियरली है डीसी जनरेटर करके है, क्या है? डीसी जनरेटर। तो बी केयरफुल, डीसी जनरेटर इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपने एसी पढ़ा होगा, पर ये डीसी जनरेटर है। ठीक है, डीसी जनरेटर, जस्ट एक मिनट इसको ठीक से लिख देता हूं, डीसी जनरेटर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है? नेम एनी वन इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो एक्चुअली इंडियन सैटेलाइट लॉन्च, जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल लगते हैं वो कौन से हैं, उसके बारे में पूछा था। एक तो PSLV है एक अपना, और GSLV है करके। तो इसमें से आपको एक लिखना था। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने तो PSLV लिखा होगा, अगर इसमें से एक लिखा है तो ये आपको मार्क्स मिलने वाला है। अगर आप वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट लॉन्चर लिखोगे तो ये अलग चीज हो जाएगा, वो नहीं लिखना था आपको, इंडियन ही लिखना था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। गलती से आप भी साइंटिस्ट हो गए तो काफी अच्छा, मजा आएगा। व्हाट इज द फ्री फॉल व्हेन इट इज पॉसिबल। देखो बेसिकली ना, अगर मैं फ्री फॉल की बात करूँ ना, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ऐसा गिर रहा है, तो नीचे अगर वो आ रहा है, फ्री फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ ओनली ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है बिकॉज ऑफ ओनली ग्रेविटी, तो उसको फ्री फॉल कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो वहां पे सिर्फ ग्रेविटी क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। एन ऑब्जेक्ट ओनली मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ओनली वो नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज नॉट फ्री फॉल। ठीक है ना, तो आप बोलोगे सर एयर रेजिस्टेंस होता है बेटा, एयर रेजिस्टेंस, पर डेफिनेशन ये लिखना था। और व्हेन इट इज पॉसिबल व्हेनेवर ओनली ग्रेविटी इज देयर। याद रखना मैं क्या बोला, ग्रेविटी होना चाहिए। और यहाँ पे एक वर्ड और भी है कि यू कैन राइट डाउन व्हेन इट इज पॉसिबल इन वैक्यूम, वैक्यूम में ये पॉसिबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चीज को आप आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे बहुत सारी चीज आप पढ़ने वाले हो। चलो, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है बेटा। तो वहां पे आपको लिखा गया कि 0, देखो बेसिकली सेंटीमीटर में अगर आपको दिया है इसने फोकल लेंथ को, लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस 0.2 मीटर, तो हमारे पास एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, P पावर इज इक्वल टू 1/F।
तो 1/n है, एफ कितना है 0.2, तो यहाँ पे मैंने ये एफ है फोकल लेंथ इज 0.2, जस्ट आई एम पुटिंग द 0.2 और ये, तो ये 1/0.2 कितना होता है 5d। 5d इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया होगा, बहुत सारे बच्चों का आंसर 0.5 भी आया होगा, तो बी केयरफुल अबाउट इट। 0.5 नहीं आता है, 5d आता है। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। इसको पॉज कर लिया, आप लिख लीजिए अगर लिखना है तो, ठीक है ना। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट आंसर द फॉलोइंग एनी 5, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट, जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स था बेटा, आपको फिल आउट करना था। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरा पीरियोडिक टेबल के ऊपर डिपेंड करता है ये चैप्टर, तो ये क्वेश्चन पूरा पीरियोडिक टेबल पे है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक। अगर आपने पीरियोडिक टेबल ढंग से पढ़ा होगा ना, उसको पता चलेगा 4 ब्लॉक्स होते हैं बेटा। पहला होता है 12, यहाँ पे बोला ग्रुप 1 एंड 2 आर इंक्लूडेड इन एस ब्लॉक, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये एस ब्लॉक में इंक्लूड हो जाते हैं बेटा। एंड ऑल दीज, सॉरी 1 एंड 2 एस, एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल, ये सब मेटल है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेटल नहीं है। ग्रुप 13 18 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन पी ब्लॉक, 13 और 18 को पी ब्लॉक में डाला गया है। देखो ग्रुप 1 एंड 2, 1 एंड 2 जो ग्रुप है जी आर, ग्रुप 1 एंड 2 किसमें बेटा, एस ब्लॉक, ग्रुप 1 एंड 2 एस ब्लॉक, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे आप। और उसमें क्या दिया है उसने, ग्रुप 13 एंड जी आर फॉर ग्रुप 13 एंड 18, ये उसमें तुम्हें पी ब्लॉक, 13 एंड 18 पी ब्लॉक है। दिस ब्लॉक कंटेन्स मेटल ग्रुप 3 to 12, ग्रुप 3 एंड 12, अच्छा एंड नहीं, सॉरी 3 to वो है ना, नॉट एंड, सॉरी एंड नहीं, 3 to 12 मतलब 3 से 12, 3 4 5 6 7 ऐसा पूरा 12 तक है। तो ये जो ग्रुप्स हैं वो इसमें आएंगे डी ब्लॉक, ये आएंगे तुम्हारे डी ब्लॉक में 3 to 12, और उसके बाद elements D blocks, and all the elements are metal elements shown at the bottom of the periodic table। जो bottom पे lanthanides and actinides constitutes F block, तो lanthanide और actinide है वो F block में आने वाले, all these elements। तो ये filling the blanks था 4 S block, P block, D block, metal और F block। पॉज करके लिखो फटाफट, तो मैं पानी पी लेता हूँ। तो ग्रुप 1 और 2 क्या होगा भाई, 1 और 2 S ब्लॉक है, 13 और 18 पी ब्लॉक है। वो जीआर मतलब जीआर नहीं, ग्रुप है भाई, याद रखना। ग्रुप 13 to 12 वो डी ब्लॉक है, और जो नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है वो एफ ब्लॉक है, और ये जो है एंड ऑल दिस आर मेटल बोलते हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको सिर्फ आंसर मार्क करना है ना बेटे। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बट जब आप केमिकल रिएक्शन कोई करते हो ना, तो बिकॉज ऑफ किसकी वजह से उसके ऊपर इफेक्ट गिरता है, टेम्परेचर। अगर आपने मालूम पड़ा कि आपने जम्मू कश्मीर में जाके आग लगाए तो थोड़ा सा कम जल्दी नहीं जलेगा, बिकॉज ऑफ वहाँ पे टेम्परेचर इश्यूज होता है। पर अगर आपने कहीं जहाँ पे राजस्थान वगैरह साइड में अगर आपने आग लगा दी तो जल्दी फास्ट जल जाएगा, बिकॉज वहाँ पे हीट ऑलरेडी ज़्यादा रहता है। तो जहाँ पे हीट का वहाँ पे रिएक्शंस के ऊपर होता है। उसके बाद नंबर ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल का साइज भी उससे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है देखो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ पार्टिकल है, टेम्परेचर है, टीएमपी है, ये टेम्परेचर है, टीएम टेम्प, इसको मैं लिखा टेम्परेचर है बेटा ये। और ये कैटलिस्ट, उसके अंदर कौन सा कैटलिस्ट, पता है ना कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो आप एक आधा कैटलिस्ट डालोगे एक पर्टिकुलर रिएक्शन में तो फास्ट हो जाता है, कम हो जाता है, फॉर दैट रीजन कैटलिस्ट यूज। जब हम साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे, पर फिलहाल के लिए समझिएगा कैटलिस्ट है। और एक्सप्लेन एनी वन फैक्टर, इसमें से कोई एक फैक्टर को आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना था, जैसे टेम्परेचर लिख लो, कैटलिस्ट का लिख लो, साइज ऑफ पार्टिकल लिख लो, क्या है सब, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है ना। तो एनी एक को एक्सप्लेनेशन देना था। आगे बढ़े, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब ये हीट वाला अगर आप लेते हो ना, उसमें इनिशियली चैप्टर में ये सब दिया है कि ये पूरा डायग्राम बड़ा फेवरेट डायग्राम है मेरा।
व्हाट डज ग्राफ रिप्रेजेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हीट के ऊपर हम डिटेल में पढ़ेंगे यार, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर यार। और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, केटीजीआर और थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं ये क्यों बता पा रहा हूँ, बिकॉज बेसिकली आई एम टेकिंग द लेक्चर ऑफ 11 12 साइंस का फिजिक्स, मैथ्स भी ले रहा हूँ मैं और फिजिक्स लेता हूँ। मुझे फिजिक्स ज़्यादा पसंद है, इसलिए मतलब साइंस मुझे ज़्यादा पसंद है। मैथ्स तो हम इंजीनियर के खून में होता है, पर फिजिक्स उससे एडवांस हो जाता है। और बहुत सारे बच्चों का ना MST CET JEE नीट का एग्जाम फिजिक्स की वजह से क्रैक नहीं हो पाता है। तो आई विल डेफिनेटली हेल्प इन दैट ऑल्सो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका एग्जाम वहाँ पे क्रैक हो जाए बेटा। इतना आसान नहीं रहेगा, बट इतना तो बोल सकता हूँ कि जो एक फ्लो में पढ़ा दूंगा तो वही एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आप बोलेंगे सर कि आप बुक्स में से पढ़ाओगे? नहीं बेटा, बुक्स के अलावा भी एक्स्ट्रा हमको पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा, तभी होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप सिर्फ बुक्स पढ़ते हो और बुक्स इज नॉट इनफ फॉर क्रैकिंग इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रेफरेंस में जाना पड़ता है और एकदम हाई लेवल पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बट इतना आपके पास समय नहीं होता है, इसके लिए आपको एकदम शॉर्ट में शीट में एकदम सीधी देना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट। भाई ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लाइटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उससे पता चल रहा है ना, पहले आइस था, आइस और वाटर था, बाद में उसको भाई ये लिक्विड था, उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो वो उसका कन्वर्जन हो गया, बॉइलिंग वाटर एंड वेपर में चला गया। मतलब बेसिकली क्या था पता, पहले बर्फ था, बर्फ तो थोड़ा सा आगे लेके गया तो उसको पानी में चला गया, उसके बाद उसको वेपर है तो हवा में निकल गया। समझ में आ रहा है? पहले बर्फ था, उसका पानी हुआ, उसको हीट दिया गया, वो वेपर हो गया। समझा? बर्फ था, पानी हो गया, हीट दिया, वेपर हो गया। बर्फ था, पानी हुआ, उसको हीट दिया, वेपर हो गया। वेपर समझते हो ना? वेपर वेपर वेपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से मिल गया आपको, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेकंड, व्हाट डज द लाइन AB रिप्रेजेंट। अभी ये AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको हम डिटेल में उस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ मैं आपको। हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और उसके बाद डज द लाइन BC रिप्रेजेंट। BC क्या कर रहा है? देखो यार पता ही चल रहा है BC क्या कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कन्वर्जन हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज सो कन्वर्जन हैपन। राइट डाउन, लिखिए फटाफट, ये लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, चलो। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय ऑब्जर्विंग द गिवन फिगर। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसमें, बट शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने जाऊँगा तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। इसको प्रॉपर लेक्चर हम लोग लेंगे। अगर आप 10th के बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो सॉरी बेटा, इस साल मैंने बहुत लेट चालू किया ये चैनल, आई थिंक सो फरवरी में चालू किया है, और आने वाले हार्डली 45 डेज में बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हुए। मतलब मेरे हिसाब से एक सब्सक्राइबर का मतलब एक स्टूडेंट होता है बेटा। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े, आई एम हैप्पी फॉर दैट। बट डोंट वरी, जो नए बच्चे लेक्चर देख रहे हैं उनको पूरा लेक्चर सब कुछ यहाँ पे डिटेल में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। पूरा मैथ्स मिलेगा, पूरा मैथ्स में दूंगा, कोशिश करूंगा कि साइंस भी दे। लेट्स सी हम लोग और क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखते बेटा, नेम ऑफ द डिफेक्ट्स। इसमें नेम ऑफ द डिफेक्ट है, ये क्या है? नियर साइड डिफेक्ट्स। नियर, नियर क्लोज वाला नियर साइड डिफेक्ट्स है, और ये फार साइड डिफेक्ट्स है। ये क्या है? फार, दूर वाला। ये नियर, नियर साइड डिफेक्ट्स है। ये फार, फार साइड मतलब दूर साइड वाला डिफेक्ट्स है। नियर साइड, फार साइड, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है? पोजीशन ऑफ द इमेजेस क्या है? बिहाइंड एंड बियॉन्ड। देखो यार, ये जो बिहाइंड और ये बियॉन्ड, ठीक है, फोकल लेंस के बिहाइंड और बियॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद ये है कॉनकेव लेंस यूज्ड करेक्ट द डिफेक्ट। ये है कॉनकेव लेंस और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉनकेव लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया आपको, पर यार ये नियर है, हियर H नहीं है, N है, नियर साइड और फार साइड। मैंने एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं दिया, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा यार, समझा ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, राइट एनी 3 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। यार इसको इसको मैंने थ्योरी में रखा है, तो आप एक बार आपके बुक्स देख लीजिएगा तो वो थ्योरी में वहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। नाउ सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व द स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। अब ग्रेविटेशन चैप्टर 10th में पढ़ते हो यार, 11 12 में भी पढ़ते हो, पर बहुत हाई लेवल पे पढ़ते हो, बड़ा मजा आता है यार वहाँ पे। वो उसका लेवल ही अलग होता है, पर इंटरेस्टिंग होता है। अगर आपको देखो क्या होता है ना, कोई भी एग्जाम अगर क्रैक करना है ना आपको, तो आपको कोई इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ आपको एक टीचर इंपॉर्टेंट होता है जो आपको ढंग से उस चीज को पढ़ा पाए। तो ग्रेविटेशन में मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करें ना, स्टेट बोर्ड लेवल पे पढ़ते हैं, 11 12 की बात कर रहा हूँ, इसलिए उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। उसको थोड़ा अलग लेवल पे लेके जाना पड़ता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं,
तभी वो आपका एग्जाम क्रैक होता है बेटा। तो ठीक है, अभी इस चीज के लिए मैं बता दूं क्या होता है। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में आर स्क्वायर भी दिया है, पर आप यहाँ पे डी ले लो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डी दिया है। उसको आप फॉर्मेट कर सकते हो कि फोर्स इज ग्रेविटेशन इनटू वो मास, दोनों ऑब्जेक्ट के मास अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइड करेंगे तो, ठीक है ना। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल, एक्चुअली सच बोले तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। दो मास के बीच में अगर तुम्हारा डिस्टेंस डी का 3D हो गया, क्या बोला उसने, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर पहला डिस्टेंस डी है वो 3D हो जाता है। तो भाई ये सिंपल सा फंडा है, इंस्टेड ऑफ यही फॉर्मूला आपको यूज करना, इस फॉर्मूले में आपको इन प्लेस ऑफ डी यू हैव टू पुट 3D। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। दो मासेस के बीच में अगर डिस्टेंस डी का 3D हो गया, दो मासेस के बीच में का डिस्टेंस डी का 3D हो जाता है, बोला ना ट्रिपल बॉडीज ट्रिपल अगर हो जाता है तो भाई वो पूछ रहा है कि देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंजेस, तो उसके दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा। देखो हाल ही में अभी मैं 11 साइंस का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे को। बच्चा बोलता है कि सर एक कार यहाँ पे खड़ी है और दूसरा पेड़ यहाँ पे खड़ा है, तो ग्रेविटेशन वो अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है, कार वहीं पे खड़ी है। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। एक चीज है ना बेटा, उनके बीच में का जो फोर्स होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है, पर इतना छोटा होता है कि उसकी वजह से वो अट्रैक्शन दिखता नहीं है आपको। उस चीज को हम लोग ना 11th-12 साइंस में, गलती से अगर आप साइंस में आ गए और मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, बड़ा मजा आएगा, बहुत एकदम डेप्थ में जाके बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। देखो यार, कोई भी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है ना बेटा, साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, 11th-12 साइंस में, तो आपको कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब बच्चे पूछते सर कौन सा बुक्स पढ़े, बुक्स पढ़ के नहीं चलेगा, आपको एक अच्छे टीचर का होना जरूरी है और आपको ढंग से वहां पे पढ़ा देगा, तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो भाई समझ में आ रहा है, ट्रिपल हो गया, बॉडी का जो डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज है तो डी का 3D हो गया है, 3D मतलब 3D। तो इन प्लेस ऑफ डी आई एम पुटिंग 3D, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला का यहाँ डी की जगह पे 3D कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, डी का डी स्क्वायर। तो बाकी का देखो इसका आंसर क्या आ गया, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन 9D का स्क्वायर। तो दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी का आंसर ये है, ठीक है ना, ये तुम्हारा बी का आंसर है। तो आप बोलोगे व्हाट अबाउट सी, व्हाट विल बी हैपन ग्रेविटेशन फोर्स इफ मास वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल। मास डबल कर दिया भाई, सिंपल सा फंड, अगर मास को डबल कर दिया, पहले m था तो 2m अगर हो जाता है तो 2g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर हो गया। तो बस ये आंसर है उसका, इसका आंसर ये है, समझ में आ रहा है, इसका आंसर ये है, इसका ये, और ये फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर डी स्क्वायर है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम आर लेते हैं, 11-12 साइंस में भी आर ही लेंगे, पर यहाँ पे उन्होंने डायग्राम में ही डी दिख रखा है इसलिए हम डी ले रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो न्यू स्टूडेंट को शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा, जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते चलो। पॉज करके देखो, आपको शायद आप बोलेंगे सर मैं लिख नहीं रहा, आप आगे आगे भाग रहे हो, तो बेटे काम करो, पॉज करो और उसको लिख लो, अच्छा रहेगा। वैसे भी ये आपको मैं अवेलेबल करा के देने वाला हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इजी था बेटा। द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट एग्जैक्ट 35780 किलोमीटर अबव द अर्थ, अर्थ के ऊपर है, सरफेस एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी 3.08 किलोमीटर पर सेकंड। हाउ मच टाइम द सैटेलाइट विल टेक अ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ 64,000 किलोमीटर्स। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक्चुअली तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक्स अगर आप जाओगे ना महाराष्ट्र का, तो उसमें एज इट इज क्वेश्चन है। मैं आज यहाँ पे न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि उसके लिए आपको कंसेप्ट का आना बहुत जरूरी है, और मुझे पता है कि मैंने आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया नहीं है। अगर मैंने आपको ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाया तो न्यूमेरिकल लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए और मेरे लिए। तो वेट फॉर सम डेज, न्यूमेरिकल हो जाएगा, ग्रेविटेशन में पढ़ा दूंगा तो उसमें सब कुछ मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये भी है, व्हाट इज अ सोलेनॉइड। मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि जब सोलेनॉइड 11-12 साइंस में आएंगे तो पढ़ेंगे, और सोलेनॉइड एग्जिट ड्रॉ द नेट डायग्राम नेम इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो वहां पे आप देख लेंगे बेटा। चलो, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व द गिवन। ये क्या है भाई, पूछ लेते हैं, इसका आंसर देखते हैं। पहला ये डायग्राम आपको दिख रहा है, सन लाइट गया रहा है, ग्लास का प्रिज्म्स एंड ऑल। नेम द प्रोसेस शोन इन द फिगर। भाई ये क्या प्रोसेस है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा, ए का आंसर यहाँ पे डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेम द कलर दैट डेविएट्स
द मोस्ट, मतलब कौन सा कलर जो डेविएट्स द मोस्ट, ज्यादा डेविएट कर रहा है। मोस्ट तो वॉयलेट कलर है बेटा, वी करके है वॉयलेट। और लीस्ट कौन सा कलर है, नेम द वॉलर दैट डेविएट्स द लीस्ट, जो कम डेविएट्स हो रहा है वो कौन सा कलर है, रेड कलर है बेटा। देखो ना, बट रेड ऊपर है ना, बहुत कम है, और वॉलेट सबसे ज्यादा है, इसलिए ये रेड कम है, वॉलेट ज्यादा है। उसके बाद नेम एनी फेनोमेना इन द नेचर विच इज बेस्ड ऑन द अबव प्रोसेस, कौन सा है, रेनबो फॉर्मेशन, पता है ना आप, रेनबो, बारिश वारिश में आपको रेनबो दिखते रहता है, दैट इज ए रेनबो वाला। एक्चुअली रेनबो के ऊपर एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन, आपको पता है सूर्य जो देवता थे उसके 7 घोड़े थे, कितने घोड़े थे, 7 घोड़े। 7 ही घोड़े क्यों थे, बिकॉज दैट 7 हॉर्सेस या 7 घोड़े रिप्रेजेंट दी 7 कलर इनसाइड द सन, सन के अंदर 7 कलर होते, वो वहां पे डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, डिफाइन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को डिफाइन करने का क्या है, मैंने यहाँ पे उसको लिख दिया है, द बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन व्हेन व्हाइट लाइट passes through an prism and splits into its constitute color, that is a that is a spectrum। चलो नोट कर लो, कर लिया, मैं साइड में हो रहा हूँ, डन, ओके। देखो गाइस, अभी यहाँ पे मैंने आपको, अगर आप देखोगे तो, अगर आप देखोगे तो मैंने आपको पूरा पेपर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया बेटा, यहाँ पे पूरा पेपर एनालिसिस, इन शॉर्ट में जितना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट एक चीज यहाँ पे रह जाएगी, शायद कुछ कंसेप्ट में यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा, बिकॉज आपका चैप्टर हुआ ही नहीं है। तो लिसन गाइस, बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर रहा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, पर कुछ क्वेश्चन काफी इजी थे यार, मतलब क्या बोलूं। बट ठीक है बेटा, मेहनत करना, और अगर मुझे मौका मिला अगले साल तो मैं साइंस आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिजिक्स उसमें डिटेल में जाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है। जैसे हीट वाला क्वेश्चन हो गया, केटीजीआर वाला हो गया, थर्मोडायनेमिक्स वाला हो गया, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मेहनत किया है। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई एम द ऑथर ऑफ फिजिक्स बुक्स, शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देता हूँ। बहुत सारे नए बच्चे इस चैनल को जुड़ रहे, हर दिन 70 से 80 बच्चे जुड़ रहे, तो थैंक यू फॉर दिस बच्चा, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और बहुत सारे कंटेंट इस चैनल पे आते रहेगा, आपको मिलते रहेगा बेटा, टाइम पास नहीं चलेगा, सिर्फ कंटेंट चलेगा, बस यही हमारी इच्छा है गाइस। तो चलो गाइस, मिलते हैं अगले पेपर को, सुन आई एम कमिंग, उस पेपर का डिटेल सोल्यूशन में लेके आऊंगा और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा और मिल जाएगा। ओके गाइस, चलो बाय बाय, और लाइक 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 ठुक के जाना, और कितना मार्क्स आए वो बता के जाना, ठीक है, चलो।